हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टूडियो पर एक नए पेपर के साथ लेकर। जी हाँ, और ये पेपर जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आएगा। जो भी अब मैं आपको पेपर दे रहा हूँ, बस आंख बंद करके आप पढ़ते हुए चले जाइए। आपसे हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग जितने भी मैं पेपर लेके आ रहा हूँ, बस पढ़ते चले जाइए। अब ये पेपर लाने का हमारा मेन उद्देश्य है, क्या मैं आपको बता दूं। आज आपका है 8 फरवरी। 8 फरवरी है। सोचिए आपका 22 फरवरी को क्या एग्जाम है। और आपको मैं केवल अगर देखेंगे तो ये जो हमारे पास 10 दिन का वक्त बचा हुआ है, 12 दिन का वक्त बचा हुआ है, इसमें मैं आपको 12 सेट ही दे पाऊंगा। तो 12 सेट ये जो रहने वाला है, धमाकेदार तरीके से रहने वाला है। आप लोग सभी सेट को एकदम घोल कर पीजिएगा। बाद में मत बोलिएगा गुरुजी मैंने पढ़ाई नहीं किया। जो भी मैं आपको सेट दे रहा हूं, हर एक सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर ये तो बार बार रिपीट हो रहा है। अरे रिपीट नहीं हो रहा है, बल्कि जो क्वेश्चन है ना वो बार बार रिपीट होते हैं। कभी मेरा पेपर सेट रिपीट नहीं होता। अब ऐसा क्या होता है पता है आपको, ऐसा इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि इसमें आपका पूरा गद्यांश पद्यांश हर एक साल के तैयार हो जाएंगे। यही नहीं, आपके जो पीवाईक्यू 3 साल के हैं वो सारे सेट के पेपर में आपको निचोड़ दे रहा हूं। ऐसा वीडियो मिलने वाला नहीं है, स्किप मत करिएगा। पूरा वीडियो वॉच कीजिए और तैयार कीजिए और एक वादा कीजिए अपने आप से कि हाँ सर हम पढ़ेंगे और अपने आप जो हमें लाना है 95 स्कोर करेंगे सर। देखिएगा आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला तो मैं आपको सुबह दे रहा हूं ना। सुबह मैं आपको दो देता हूं वीडियो, एक 1 शॉर्ट वीडियो रहता है। मैंने आज अपठित गद्यांश पद्यांश को पढ़ाया, बहुत ही अच्छे समझाया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने पत्र लेखन बताया और फिर शाम को 2 सेट पेपर देता हूं। फिर सुबह कल मैं आपको जितना भी गद्यांश इंपॉर्टेंट वाले वो मैं करवा दूंगा। उसके बाद मैं आपको जीवन परिचय पढ़ा दूंगा। इस प्रकार से पूरा सर्कुलेट करते चलेंगे तो आपका पूरा हिंदी तैयार हो जाएगा। तो जो मैं आपको ले ले आ रहा हूँ वीडियो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पेपर ज्यादा से ज्यादा देता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि ये सब पेपर आपके बोर्ड से रिलेटेड है और जो बोर्ड में आएंगे। जब आप जाएंगे हिंदी का पेपर देने के लिए ना, तो देखेंगे जब सेम टू सेम आपको दिखाई देगा, तब कहेंगे कि काश हम गुरुजी से पढ़ लिए होते, काश हम गुरुजी से पढ़ के गए होते पूरा पेपर, तो हमारा काम हो गया होता। तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप लोग पूरा वॉच कीजिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेट होने वाला है 302 सर, डेडके सेट होगा। और ये आपका 100 नंबर का क्या रहेगा सर, पूर्णांक रहेगा। मैं इसमें फुल सॉल्व करवाऊंगा, फुल सॉल्व करवाऊंगा, आधा उधा नहीं, पूरा मैं सॉल्व करवाऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। सर जो प्रारंभ के 15 मिनट है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, हमें निर्धारित है सर, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में देखेंगे तो बेटा 2 खंड रहेंगे। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा आपके लिए, आवश्यक रहेगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे सर हमारा क्या रहेगा, खंड क रहेगा। क्या रहेगा सर हमारा यहाँ पे, खंड क रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पहले का क प्रश्न है, विचार और वितर्क के लेखक है। तो जो विचार और वितर्क के लेखक है सर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है सर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है विचार और वितर्क के लेखक हैं। तो विचार और वितर्क के लेखक का नाम अगर आपसे पूछा जाए पेपर में तो बस यही छापिएगा सर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है सर, हजारी प्रसाद द्विवेदी है सर। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला यहाँ पे प्रश्न है सर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी के ठाठ, ठेठ हिंदी के ठाठ हरिऔध की रचना है। अब यहाँ से एक मैं प्रश्न पूछूंगा, अब यहाँ से मैं आपको प्रश्न पूछना शुरू करता हूँ। मैं भी तो देखूं कि आप लोगों को याद है कि नहीं। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो अशोक का फूल है यह क्या है, अशोक का जो फूल है यह क्या है सर, आता है पेपर में सर, आता है। यह एक निबंध है सर, यह एक निबंध है। 22 फरवरी के दिन आएगा, हमें मत बोलिएगा बाद में गुरुजी नहीं आया, पढ़े ही नहीं है। और भाषा और आधुनिकता सर, भाषा और आधुनिकता सर, भाषा और आधुनिकता के जो लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। जो भाषा और आधुनिकता के लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। मान लीजिए कोई बहुविकल्पी अगर आप गलत हो जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। भाई साहब अकेले इतनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो यार, प्यार से एकदम कर, जवाब एकदम हरियर आ जाएगा गुरुजी। अरे गुरुजी हम तो कर देंगे एकदम सब्सक्राइब, एकदम टेंशन नहीं लेने का। नीड़ का निर्माण फिर, रचना की विधाएं सर, नीड़ का निर्माण फिर
सर नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है, हमारे साथ याद करिए किस विधा पर आधारित है। सर यह एक आत्मकथा है। सर एक आत्मकथा है। सर लेखक का नाम कमेंट में छापो, जितने बच्चे हैं भाई कमेंट में छापो कि नीड़ का निर्माण फिर यह एक आत्मकथा है, लेकिन किसका है, लेकिन किसका है। घ वाला प्रश्न है यहाँ पे, छापने वाला प्रश्न है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह सर क्या है। तो जो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है वो यहाँ पे है तब की बात और थी। सर तब की बात और थी सर किसका है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। क्या है सर, तब की बात और थी। सर हरिशंकर परसाई निबंध संग्रह क्या है सर, तब की बात और थी। छाप लीजिए, पेपर में आएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर कि हिंदी का प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड, जो हिंदी का प्रथम पत्रिका है क्या है, उदंत मार्तंड के संपादक कौन है सर, युगल किशोर शुक्ल। कौन है सर, युगल किशोर शुक्ल है सर। युगल किशोर शुक्ल किसके है सर जी, हिंदी का जो प्रथम पत्रिका है उदंत मार्तंड के लेखक कौन है सर, यहाँ पे देखिए युगल किशोर शुक्ल है, युगल किशोर शुक्ल है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरे का क है भैया, दूसरे का क प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। मैथिली शरणगुप्त की रचना है सर, मैथिली शरणगुप्त की रचना सर जी सिद्धराज है सर। क्या याद करेंगे, सिद्धराज है सर। सिद्धराज किसकी है सर जी, मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं में से एक है। कौन सी सर, सिद्धराज है सर। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला प्रश्न है याद करने वाला है, प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। कौन है सर, नागा अर्जुन। प्रगतिवाद के सशक्त कवि का सर नाम क्या है, नागा अर्जुन है। पेपर में आएगा सर, छाप देंगे, चिंता मत करिएगा सर। गुरुजी जैसे आप हमें अपना करेजा बनाए हैं, आप भी सर उसी लिए हमारे लिए क्या है, बहुत ही प्यारे हैं। ऐसा आप लोगों का कमेंट आता ना, बस यही दिल आप हमारे लिए दीजिए, उसके बाद देखिए हम आपके लिए बहुत कुछ कर देंगे। कहेंगे अरे गुरुजी ऐसा मत करिए, गुरुजी ऐसा मत करिए गुरुजी, हाँ हम तो उनके लिए देंगे गुरुजी। मास्को भी दूर है के रचयिता कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन है सर। शिव मंगल सिंह सुमन कौन है, मास्को भी दूर है के रचयिता है गुरुजी। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, घ नंबर वाला, सचिदानंद हीरानंद वास्यान बोले तो अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए। तो कुल सर 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। जो सचिदानंद हीरानंद वास्यान बोले तो अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे सर, कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर सजी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। और सर यामा पर भी मिला था। यामा किसकी रचना है सर जी, सुमित्रानंदन पंत की रचना है सर। यामा किसकी रचना है सर, सुमित्रानंदन पंत की सर प्रमुख रचनाओं में से एक है। कौन सी सर, यामा है। छाप दीजिएगा पेपर में। तो सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था सर, चिदम्बरा पर मिला था। छापने वाला प्रश्न है एकदम। अगला यहाँ पे आपके पेपर में आएगा 10 नंबर का गुरुजी। अरे गुरुजी गद्यांश आएगा, कितने नंबर का है गुरुजी, 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का। ठीक है। गद्यांश है क्या, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश में उस चीज के लिए अपना अपना अलग अलग नाम देता रहेगा, उस चीज को समझने में कोई दिक्कत तो दिक्कत मतलब कि समझने में ही दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक। यानी देखिए कितने नाम है, जैसे रेडियो अलग है, टेलीविजन अलग है और स्पुतनिक अलग है। अब ये कहाँ से लिया गया, सबसे पहला आपके विचार आना चाहिए मन में, सर यहाँ पे शब्द आया है, क्या आया है, शब्द आया है, विज्ञान आया है, आविष्कार आया है। इसलिए जो जहां से लिया गया है, भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। और भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। क्योंकि पहला प्रश्न यही बनेगा। पहला प्रश्न क्या बनेगा, उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से क्या है, संकलित है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। ख वाला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश की व्याख्या, अब रेखांकित अंश की व्याख्या कहां से कहां तक है देखिएगा।
ये विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के ही वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है ना? अब इसी को आप बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए। मान लीजिए अगर आपको इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करना नहीं आ रहा है, सेम टू सेम उतार देंगे। एग्जामिनर 1 नंबर देगा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख देंगे तो 2 में 2 नंबर पा जाएंगे। इसी को सेम टू सेम उतार देंगे, 1 नंबर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे तो 2 नंबर बस। तो इसलिए बहुत आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर हम बहुत ज्यादा चिंता करें, तो चिंता आपको सताएगी लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। लेखक का कहना है कि विश्व में विज्ञान की प्रगति हो रही है, जिसके कारण नई नई चीजों की सदैव खोज हो रही है। जब किसी नई चीज की खोज होती है तो उसे नया नाम दिया जाता है। जिस देश में उस नई चीज की खोज होती है, वह देश उस नई चीज के नामकरण के लिए अपनी भाषा में एक नया शब्द का क्या करता है? सृजन करता है। और दूसरे देशों में वह नया शब्द बिना किसी बदलाव के क्या किया जाता है भैया? प्रयोग किया जाता है। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण को नया शब्द देता है? तो जिस देश में नई चीज आविष्कृत होती है वह उसके नामकरण के लिए एक नया शब्द देता है। ये भाषा और आधुनिकता का मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला गद्यांश है, तैयार कर लीजिएगा। यदि हर देश आविष्कृत चीजों को अपना नया अलग अलग नाम देता है तो क्या होता है? तो हमें पहचानने में क्या होती है? दिक्कत होती है। तो क्या लिखेंगे? यदि हर देश आविष्कृत चीजों का अपना अपना अलग अलग नाम देता है तो उसे या उस चीज को समझने में हमें क्या होगी? दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगला अंगा वाला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। नई चीजों के आविष्कार होने का क्या कारण है? तो नई चीजों के आविष्कार होने का कारण विज्ञान की प्रगति है। विज्ञान की क्या है भैया? प्रगति है। अब देखिए यहाँ पे अगला आपका प्रश्न आया है गद्यांश। मान लीजिए वो गद्यांश कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर वो गद्यांश नहीं आ रहा है तब सर हम क्या करेंगे? तो आपके पास दूसरा वाला है ना ऑप्शन, वो नहीं याद क्या हुआ? सर दूसरा कर लेंगे। है क्या? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो कुछ भी इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के दो अंश हैं। इसीलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों हो अस्तित्व का हिस्सा हैं, तो एक दूसरे को पूरा तदात्म रखते हुए तो यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहला यही प्रश्न बनेगा कि उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए? संदर्भ लिखिए। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक हम और हमारा आदर्श है और इसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। बस यही आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से गलत बात नहीं है या शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है, क्योंकि जब तक हम नई चीजों की इच्छा नहीं रखेंगे खोज कैसे हो पाएगी? जरा आप सोचिए, अगर एक फोन आया कीपैड वाला, अगर कोई ये ना सोचा होता कि यार हम एंड्रॉयड चलाएंगे तो खोज होता? नहीं खोज होता। तो इसलिए भौतिक चीजों की इच्छा रखना हमारे लिए क्या होता है? कभी कभी बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए हमें भौतिक चीजों की इच्छा रखना भी चाहिए। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत सर नहीं है। चलिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी देख रहे हैं वह ऊर्जा का ही रूप है। और महर्षि अरविंद ने यह बात भी हम ऊर्जा के अंश है। पूरा जगत ऊर्जा संचालित होता है और बिना ऊर्जा के प्राणियों का जीवित रहना संभव नहीं है। भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना, इच्छा करना किसी भी दृष्टिकोण से गलत आदमी बात नहीं है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हेतु हेतु क्रियाशील बना रहता है, क्रियाशील बना रहता है और उन्नति करता है। बस यही आपको छापना है और आपको कुछ भी छापना नहीं है। ठीक है ना? कुछ भी छापना नहीं है। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? यहाँ प्रश्न पूछ रहा है महर्षि अरविंद ने
क्या कहा है? तो महर्षि अरविंद ने भैया क्या कहा है? देखिए कहाँ पे है? महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? तो किधर है यार? महर्षि अरविंद ने कहा है, देखिए यहाँ पे, जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम ऊर्जा के क्या है, अंश है। तो महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के क्या है सर, अंश है। यही महर्षि अरविंद ने कहा है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के क्या है सर, अंश है। हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है, तो हम जो कुछ इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही क्या एक स्वरूप है। इस सब सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी के अंदर मिलेगा। आपको अलग से ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं कि आपको अलग से सर ढूंढा जाए तभी मिलेगा। उसके बाद अस्तित्व और तदात्म का अर्थ क्या होता है? तो अस्तित्व का मतलब क्या होता है आपका, अपनी सत्ता, और तदात्म मतलब क्या होता है, तालमेल, अर्थात आपका समन्वय होता है। क्या होता है? समन्वय होता है। एक बार अगर स्क्रीनशॉट करना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका आएगा पद्यांश। सर पद्यांश सर कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का पद्यांश आपके पेपर में आएगा। सर पद्यांश है क्या यहाँ पे, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हो निरपाय, सबने उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए, विजयनी मानवता हो जाए। अर्थात श्रद्धा कहती है कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहेंगे तब तक शक्तिहीन रहेंगे, और जब ये परस्पर मिल जाएंगे तब इनमें अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुट होती है। ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे विखेरता रहेगा तब तक वह शक्तिहीन बना रहेगा, और जब वह सम्मिलित हो जाता है तो विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा कि उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है श्रद्धा मनु से। कहाँ से लिया गया सर? श्रद्धा मनु से। और कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। तो ये जो हमारा पद्यांश है श्रद्धा मनु से लिया गया है, और जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में छाप दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि सबने उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए, बस इसी लाइन का देना है। तो क्या हम लोग देंगे? अर्थात जब वह सम्मिलित हो जाता है तो विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है। अर्थात मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी शुद्ध मूर्ति के समान खड़े हैं। अरे ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, इसको मत करिएगा, इसको मत करिएगा, यही करिएगा। यहाँ पे जब वह सम्मिलित हो जाता है तो वह विश्वव्यापी को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है। ये गलत लाइन है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे है, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु से कौन सी बात बताई है? तो जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित नहीं कर लेगा, उसे बिखेरता रहेगा, तब तक वह शक्तिहीन बना रहेगा, किंतु वह सम्मिलित हो जाए तो विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी, और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप से क्या हो जाएगी? प्रतिष्ठित हो जाएगी। ऐसा किसने बोला भैया? श्रद्धा मनु ने बोला है। किससे बोला है? श्रद्धा मनु ने बोला है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक बार अगर आपको करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और अगले प्रश्न का आपको उत्तर यहाँ पे कमेंट में छाप देना। क्या है? समस्त सृष्टि, क्या यहाँ पे? समस्त सृष्टि की रचना किनसे हुई है, ये आपको यहाँ पे बताना है कि जो हमारी जितनी भी सृष्टि है इसकी रचना किससे हुई है। तो यहाँ पे आपको सीधा बताना है, सर जो समस्त सृष्टि है, जो समस्त सृष्टि है शक्तिशाली विद्युत कणों यानी कि मनुष्यों से हुई है। तो सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों यानी कि मनुष्यों से हुई है। एकदम छापने वाला प्रश्न है, 22 फरवरी की आग लगा दो पेपर में, बाद में मत बोलना गुरुजी पेपर में नहीं आया, यही सब आएगा, छाप लो। श्रद्धा ने मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है? तो मानवता का महाप्रलय में ही असहाय और निरुपाय नहीं है, यह तथ्य निराश लोगों के लिए संजीवनी का कार्य करता है। अतः प्रसाद जी ने मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहा है कि श्रद्धा के माध्यम से इसी उपाय को अपनाया है। अब मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो अथवा में यहाँ पे दूसरा वाला है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसलिए दो ऑप्शन सब देते हैं, हमेशा दो मौके मिलते हैं, एक गवा दोगे तो आपके बाद उसके बाद आपको अंतिम मौका मिलेगा। जैसे आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया तो इस समय आप एसके मिश्र यूट्यूब चैनल से जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो ये टाइम बचा हुआ है
उसका सही सदुपयोग कीजिए और ज्वाइन कीजिए चैनल को और पढ़ना शुरू करिए। जब आपके अंदर ये डेडिकेशन आ जाएगी, समझ लीजिए कि आप अच्छा नंबर स्कोर जरूर से जरूर करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे है क्या हमारा पद्यांश, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, कांटा है कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। ठीक है ना। अब यहां से आपके देखेंगे तो कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 5 प्रश्न। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा का आशय क्या है, जीवन मरु में कौन सा अलंकार है और कवि किसकी कामना करता है। एक बच्चा था कमेंट किया सर इसमें आपने करेजा करेजा ढेर सार मतलब ढेर बार आपने बोल दिया है। अब ये बताइए सर करेजा में कौन सा अलंकार है। आप शायद यही ये उन्होंने पूछा था यार। अब हम क्या बताएं, वो आपके प्यार वाला अलंकार है। जितने बच्चे प्यार करते हैं ना मुझसे, उनका प्यार है भैया वो करेजा में। अब बाद में मत पूछना गुरुजी आपने मुझे नहीं बताया। ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। मतलब मजा आ जाती है यार आप लोगों का कमेंट पढ़ पढ़ के ना, मतलब मजा आता है यार देख देख के कि हंसे आती कि देखो बच्चे मेरे कैसे कैसे एकदम खुराफाती हैं भाई, खुराफाती बच्चे हैं। जो चैनल से जुड़े हुए सब बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अब जब गुरु ही खुराफाती है तो बच्चे तो खुराफाती रहेंगे यार। अब जब हम ही हैं वैसे तो आप लोग तो रहेंगे ना, है कि नहीं। हाँ कमेंट बॉक्स में छापो यार, छापो। अरे गुरुजी छाप दिया। चलिए कर लिए, और ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिए। अब यहाँ पे 5 का क है, देखिए 5 का क क्या बोल रहा है, गौर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अब ये नहीं कि मार छाप दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। जितना बोला है उतना ही छापिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 है, वासुदेव सरगरवाल इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर हजारी प्रसाद रेड्डी इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। मैंने यहाँ पर जो सोल्यूशन लेकर आया हूँ, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का लेकर आया हूँ। किसका भैया, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का पूरा देखेंगे। साहित्यिक परिचय बोलिए या फिर बोलिए जीवन परिचय, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने नीचे साहित्यिक परिचय भी लिखा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है ना। क्या लिखेंगे सर इसमें, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जिले के बत्तुली पल्ली नामक गांव में हुआ था, ग्राम में हुआ था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, और ये आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में क्या रहे भैया, हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर चुने गए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई। रेड्डी जी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी हुआ, और इनका निधन सन 2005 ईस्वी में हो गया। और इनकी मृत्यु कब हुई थी भैया, सन 2005 ईस्वी में सर हुआ था। क्लियर है, क्लियर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है साहित्यिक परिचय, सॉरी प्रश्न यह टॉपिक साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय के बाद क्या लिखना रहता है साहित्यिक परिचय में, क्या लिखेंगे, हिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने हिंदी भाषा का अच्छा अधिकार प्राप्त किया। राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्यात साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक और समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भाषाओं के अध्ययन की क्या दी, इन्होंने प्रेरणा दी है। इन्होंने हिंदी भाषाइयों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम साहित्य की रचना इन्होंने की है। ये आजीवन भाषाई एकता के लिए प्रयासरत रहे और इनके अनेक निबंध हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। हिंदी भाषी न होते हुए भी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने हिंदी को अपनी रचनाओं के रूप में जो अमूल्य निधि सौंपी है, उसके लिए हिंदी साहित्य सदैव इनका क्या रहेगा भैया, ऋणी रहेगा। अब क्या लिखेंगे, इनकी महत्वपूर्ण कृतियां, तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के प्रकाशित ग्रंथ निम्नलिखित है। जैसे कौन कौन सी कृतियां हैं इनकी, साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी दक्षिण की भाषा है उनका साहित्य, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, वैचारिकी शोध और बोध। उसके बाद क्या है यहाँ पे, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, क्या है यहाँ पे, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया संपादित एक अंग्रेजी ग्रंथ है। वेलगु दारुल एक
तेलुगु में रचना है इनकी। इनकी सर भाषा शैली कैसी थी? विचारात्मक शैली थी, गवेषणात्मक शैली थी, रचनात्मक शैली थी और समीक्षात्मक शैली इनकी सर थी। ठीक है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, देखिए लेखक के बाद क्या आएंगे भैया? कवि आएंगे, जो कि 5 नंबर के हैं। किस नंबर के? 5 नंबर का आएगा। यहाँ पे है क्या, देखिए सुमित्रानंदन पंत का है, रामधारी सिंह दिनकर का है और मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है? सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त। ये 3 लोग हैं जो कि कवि हैं। इनका जीवन परिचय आपको लिखना है। यहाँ पे कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है भैया? रामधारी सिंह दिनकर है। इसमें क्या लिखेंगे? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव में 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। दिनकर 1951 से 1966 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे और ज्ञानपीठ पीठ पुरस्कार पद्म भूषण से अलंकृत भी। दिनकर जी को राष्ट्र कवि होने का क्या प्राप्त हुआ भैया? गौरव भी इनको प्राप्त हुआ था। दिनकर जी ने भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। हिंदी साहित्यकाश का यह सूर्य 24 अप्रैल 1974 को सदा के लिए क्या हो गया भैया? अस्त हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। अब इनका साहित्यिक योगदान में क्या लिखेंगे? दिनकर जी दार्शनिकता और निराश से दूर सामाजिक चेतना को जागृत करने वाले कवि हैं। रेणुका हिमालय नामक काव्य रचनाओं में इनकी क्रांतिकारी भावनाओं के दर्शन होते हैं। इनकी राष्ट्रीयता अतीत के प्रेम में परिवेष्टित किंतु वर्तमान के प्रति विक्षुब्ध ही है। इनके काव्य में राष्ट्र प्रेम के साथ साथ विश्व प्रेम, प्रगतिवाद, प्रगति चित्रण आदि के भी स्वाभाविक एवं मनोहारी वर्णन मिलते हैं। राष्ट्रीयता के साथ साथ इनके काव्य में युक्तबोध एवं प्रगति चित्रण का भी सुंदर समावेश है। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं सर कौन कौन से हैं? तो दिनकर जी ने अपनी समर्थ लेखनी में गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में सेवा की। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, धूप छांव, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, नीम के पत्ते, मगध महिमा, वातायन, इतिहास के आंसू, देव विग्रह, नील कुसुम, चक्रवाल, क्या यहाँ पे? चक्रवाल और नए सुभाषित परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला, कविंत, मृति मृति तिलक, आत्मा की आंखें, हारे को हरिराम, दिल्ली, बारदोली विजय, सीपी और शंख, धूप और धुआं, सामधेनी, रेती के फूल, विद्रोह, शिक्षा रसवंती, द्वंद्व गीत, कलिंग विजय, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, इनकी क्या है? काव्य रचनाएं हैं। उसके बाद आपके पेपर में आएगा, वो क्या आएगा भैया? वो आएगा बहादुर कहानी की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। अथवा 5 नंबर का पेपर में आएगा कि पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य पर क्या डालिए? प्रकाश डालिए। सर 5 नंबर का पेपर में आएगा, 5 नंबर का। तो यहाँ पे जो मैंने लिया है पंचलाइट कहानी का सारांश है। क्या है भैया? पंचलाइट कहानी का सारांश। आपको याद ही होगा, पंचलाइट हरविश्वनाथ रेणु जी की एक आंचलिक क्या है? कहानी है। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में एक महतो टोली है जिसमें कुछ अशिक्षित लोग हैं जो कि रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे वो क्या बोलते हैं? पंचलाइट कहते हैं। और पंचलाइट को ये साधारण लोग एक सम्मानजनक वस्तु समझते हैं और इस पंचलाइट को देखने के लिए महतो टोली के सभी बच्चे, महिला, पुरुष इकट्ठा हो जाते हैं और सरपंच अपनी पत्नी को आदेश देता है कि ये शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का क्या कर ले? प्रबंध कर ले। आप सभी उत्साहित उत्साहित हो जाते हैं, परंतु समस्या यह उठती है कि भैया पंचलाइट को जलाएगा कौन? क्योंकि ये साधारण लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे। इसी महतो टोली में गोधन नाम का एक लड़का रहता है जो कि गांव की मुनरी नामक एक लड़की से क्या करता है? प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से अक्सर सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, जिस कारण पंचों ने उसे तो अपनी टोली से बाहर निकाल रखा था। किसको? गोधन को। मुनरी को यह बात पता था कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है,
और इस बात को चतुराई से यह बात पंचों तक क्या करती है भैया, ये पहुंचा देती है। ठीक है। और गोधन सरपंच गोधन को सरपंच ने बुलाकर पंच लाइट को जलाने के लिए कहा और गोधन पंच लाइट को जला देता है। जो पंच थे वो गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं क्योंकि खुश हो जाते हैं। और मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को अपने घर शाम के भोजन पर निमंत्रण देती है और पंच लोग भी उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा सात खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंचलाइट की रोशनी में सब लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका जो 7वां प्रश्न है वो है आपका 100 पठित खंड काव्य के आधार पर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आपके पेपर में 100 पठित खंड काव्य आएगा, यह आपके अपने जिले के अनुसार लिखना रहेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप कुछ ही छाप देंगे, यह आप अपने जिले के अनुसार करेंगे। जो भी आपका जिला हो उस अनुसार आप इसको सॉल्व करके कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मुक्ति यज्ञ है, रश्मि की रथी है, ठीक है ना, और यहाँ पे त्यागपति है, सत्य की जीत है, श्रवण कुमार है और आलोक वित्त है, इत्यादि है। तो यह आप अपने अपने जिले के अनुसार कर लीजिएगा। और मैं भी हो सकेगा तो मैं एक दो वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके पूरे खंड का भी करवा दूंगा, तो चिंता मत करिएगा। उसके बाद ये पेपर में आएगा संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, तो इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी एक आध तो संस्कृत का शब्द गलत हो गया तो आप फिर कहेंगे गुरुजी गलत कर दिए, तो इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे इसका आंसर भी है, तो इसको आप संस्कृत का गद्यांश है, ये गद्यांश है, इसका संदर्भ, और ये क्या है आपका पूरा 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 अनुवाद है। ठीक है ना, अथवा में वो नहीं आ रहा है तो अथवा में ये कर सकते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपके दो पद्यांश रहेंगे, ये आपका पद्यांश है संस्कृत का और इसका संदर्भ है, और ये क्या है इसका अनुवाद है। अथवा में आपका एक और दिया है। उसके बाद यहाँ पे अगला आएगा आपका, क्या आएगा, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आंखों में धूल झोंकना, जहां चाह वहां रहा, तिल का ताड़ बनाना और दूर के ढोल सुहावन लगने। दूर के ढोल सुहावन लगने, तो हमें एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो मैंने यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर दिया है, क्या दिया है, आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। अनेक व्यापारी मिलावट करके ग्राहकों की आंखों में क्या झोंकते हैं भैया, धूल झोंकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये आपका अपठित गद्यांश पद्यांश आएगा, जो कि मैंने आज पढ़ा भी दिया है, मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है, जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, और जो कि नया टॉपिक जुड़ा हुआ है किसके, संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन के स्थान पे ये नया टॉपिक आपके पेपर में ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपका जो प्रश्न नंबर 11 रहेगा, प्रश्न नंबर 11 का क्या रहेगा, ये रहेगा, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। 2 नंबर का रहेगा, 2 रहेगा। सूत और सूत, तो ये सूत मतलब क्या होता है, आपका पुत्र होता है, और ये सूत मतलब क्या होता है, धागा होता है। क्या होता है, धागा होता है। जलद और जलधि, तो जलद मतलब क्या होता है, बादल होता है, जलधि मतलब क्या होता है आपका समुद्र होता है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है कि ख वाला, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। भुजंग, ठीक है, हार, पर और अर्क। तो यहाँ पे मैंने अर्क का क्या मतलब होता है, काढ़ा होता है, सूर्य होता है, और आंख का क्या होता है, पौधा होता है। हार मतलब क्या होता है, एक आभूषण होता है ना। अभी आपका इसमें शादी माहौल चल रहा है, शादी विवाह का, तो उसमें देखेंगे हार और महिलाएं पहननी रहती हैं। और क्या होता है, हार मतलब पराजय होता है। भुजंग मतलब क्या होता है, सांप होता है, और स्त्री का उपपति होता है, और सीसा नामक एक धातु भी भुजंग के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। उसके बाद आपका पेपर में आएगा कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। किए गए उपकार को न मानने वाला, 2 नंबर का आएगा, पेपर में देख सकते हैं। किए गए उपकार को न मानने वाले को हम लोग अकृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकृतज्ञ बोलते हैं। बहुत कम बोलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अल्पभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, अल्पभाषी का नाम देते हैं। बहुत कम बोलने वाले को हम लोग अल्पभाषी का नाम देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना रहेगा। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, आप प्रातः काल के समय आइए, आप प्रातः काल के समय आइएगा। तो यहाँ पे मैंने किया, देखिए, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, अर्थात तुम कुर्सी पर बैठे हो, तुम कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। जहाँ अनेकों रहेगा वहां पे अनेक हो जाएगा।
कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, कृपया अनुमोदन प्रदान करें, अनुमोदन प्रदान करें, नॉट कृपा करें। आप प्रातः काल के समय आइएगा, आइएगा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, आप प्रातः काल आइएगा, आप प्रातः काल आइएगा, क्योंकि वैसे प्रातः काल एक समय ही है, तो आप प्रातः काल के समय क्या मतलब कुछ नहीं, तो आप प्रातः काल आइएगा। उसके बाद आपका 12 का क है यहाँ पे, करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है, पेपर में आएगा, छापना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिया करुण रस होता क्या है, शोक अथवा दुखी की अवस्था में जो शोक का अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का सहयोग पाकर पुष्ट होता है, करुण रस कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, करुण रस कहलाता है। करुण रस का सर उदाहरण क्या हो जाएगा, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो ये क्या हो जाएगा, करुण रस का सर उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो करुण रस की परिभाषा क्या होती है, शोक अवस्था, दुखी की अवस्था में जो शोक का अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का सहयोग पाकर पुष्ट करता है, वह आपका करुण रस कहलाता है। सर क्या कहलाता है, करुण रस कहलाता है। फिर यहाँ पे ख वाला है आपका, क्या है, अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण से उदाहरण दीजिए, 2 नंबर का है। अब यहाँ पे आपका रूपक अलंकार होता क्या है, जहां उपमेय में उपमान के स्वरूप कहा जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे हमारे हरिहारिल की ललकारी, हमारे हमारे हरिहारिल की लड़की लकड़ी, ये क्या होता है यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार है। क्या है सर, यहाँ पे रूपक अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान के रूप में कहा जाता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हमारे हरिहारिल की लकड़ी। उसके बाद आपके पेपर में आएगा, वो क्या आएगा, चौपाई छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण से उदाहरण दीजिए, 2 नंबर का आएगा पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सोरठा छंद का परिभाषा दिया है, आप इसका उदाहरण याद कर लीजिएगा जो सरल पड़े, और लघु और गुरु वाला भी टॉपिक इसी में आप तैयार कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। क्या लिखेंगे, सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण सम होते हैं और उनमें 11 मात्राएं होती हैं, और अंत में लघु और क्या होता है, गुरु वर्ण आते हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी होती है, 13 मात्राएं होती है, और कहीं कहीं पर तुक भी क्या होता है, समान होता है। दोहा बिल्कुल क्या होता है आपका, उल्टा होता है। दोहे का क्या होता है, दोहे का यह उल्टा होता है, कौन, सुरठा। उसके बाद 13 नंबर आएगा आपका, 6 नंबर का है, सुबह ही मैंने आपको पढ़ाया था, वो क्या है, किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखे जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। अथवा में पेपर में आएगा, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है ना। अब मैं आपको फॉर्मेट यहाँ पे बता रहा हूँ, फॉर्मेट, यही फॉर्मेट अपनाना है। सबसे पहले सेवा में क्या लिखेंगे, सेवा में, फिर भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय, उच्च शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए। मान लीजिए कभी कभी उच्च शिक्षा न देके रोजगार करने हेतु, व्यवसाय करने हेतु, तो जहां पर ये उच्च शिक्षा है ना, जहां पे ये उच्च शिक्षा है ना, यहाँ पे आप क्या डाल देंगे, व्यवसाय, व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए। फिर सर क्या लिखेंगे, महोदय सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं शिवम सर, जो कि बीएससी करने के बाद मैं चाहता हूं कि अब बीटेक भी करूं, और हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम उतना पैसा कॉलेज के कॉलेज को दे पाए, फीस उतनी दे पाए, अतः आपसे अनुग्रह करते हैं कि सर हमें बीटेक करना है, और मैंने सुना है कि पढ़ाई के लिए आपके बैंक से हमें ऋण भी मिलेगा, इसलिए आप हमें ऋण देने की महान कृपा करें। फिर यहाँ पे लिख देंगे कि आपसे अनुग्रह करता हूँ कि इस प्रार्थना पत्र पर महा विचार करने महान कृपा करें, फिर धन्यवाद, फिर यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे भवदी अबस सोबतियाबाद प्रयागराज, बस काम खत्म, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका पेपर में आएगा, क्या आएगा भैया, ये निबंध आएगा। देखिए निबंध इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली, मतलब कि आपको खुद से लिखना है, खुद से। 9 नंबर का आएगा, 9 नंबर का आएगा, किस पर, कृषक जीवन की त्रासदी, ख अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, ग महिला आरक्षण की साथ सार्थकता और बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगारी की समस्या है, तो यहाँ पे आपको लिखने के लिए आएगा। तो हम यहाँ पे निबंध किस पर लिए हैं, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण।
ठीक है ना। सबसे पहले प्रस्तावना डालिए और फिर डालिए भ्रष्टाचार का अर्थ। मैं जो यहाँ पे फॉर्मेट बता रहा हूँ यही फॉर्मेट अप्लाई करिएगा, आपका अच्छा नंबर स्कोर होगा। भ्रष्टाचार क्या लिखेंगे इसमें? भ्रष्टाचार इस भारत की सबसे एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसको कि सरकार को दूर करना चाहिए, यानी जिसे सरकार को दूर करना चाहिए। इस भ्रष्टाचार में कुछ भी गैर सरकारी तरीकों से लोगों को परेशान किया जाता है और उनके मानवता का हनन किया जाता है। भ्रष्टाचार को वे लोग अंजाम देते हैं जो आचरण से गिरे हुए होते हैं और जिनमें आचरण का भाव नहीं होता, वह लोग भ्रष्टाचार के प्रति क्या होते हैं भैया? जिम्मेदार होते हैं। भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं? तो इसमें लिखेंगे भ्रष्टाचार की समस्या से छोटे बड़े सरकारी और गैर सरकारी सभी व्यक्ति पीड़ित हैं, इसलिए सरकारी संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर इसके कारणों को जानने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि राष्ट्रीय आपदा संघर्ष के अवसर पर हमारे जीवन में श्रेष्ठ मूल्यों जैसे एकता, त्याग, बलिदान, इतिहास की भावनाएं विद्यमान रहती हैं। यदि हम अपने कर्मों के द्वारा लोगों को परेशान करते हैं और इस या उनकी निजी संपत्ति को हनन पहुंचाते हैं, तो हम भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं और इसका प्रमुख कारण यह हो सकता है कि वे लोग दूसरे की क्षति पहुंचाने में भा पहुंचाने के लिए क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। फिर सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार कैसे है? आजकल सरकारी संस्थानों में बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जैसा कि आजकल युवाओं को नौकरी देने के बहाने पैसे लिए जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से युवाओं से पैसे लिए जाते रहें, तो युवक युवा है और हमारे वह सही जगह पर नहीं पहुंच पाते, ठीक है ना। यही कारण है कि सरकारी संस्थाओं में कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं किया जाता, यानी कि जो युवक हैं, अगर उनसे पैसा लेकर भर्ती कराया जा रहा है, जब वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, हाँ, जब वो खुद ही घूस देकर आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है घूस ही तो लेंगे ना, लूटेंगे ही और क्या करेंगे, ठीक है? जब हम इस समस्या को दूर करने करेंगे तभी हम अपने इस सरकारी संस्थानों में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनको दूर कर सकेंगे। अब भैया भ्रष्टाचार का समाधान क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे भ्रष्टाचार को दूर करना कोई आसान नहीं है, परंतु इसे समाप्त किए बिना हमारे देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है और हमें इसे दूर करना ही होगा। भ्रष्टाचार जैसे समस्या से समाधान पाने के लिए चुनाव पद्धति में हमें सुधार करना होगा और सफल लोकतंत्र नागरिकों की जागरूकता पर आश्रित होता है। इसलिए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नागरिकों को जागरूकता पैदा करना अत्यंत जरूरी है कि उनके अंदर जागरूकता पैदा करें और वो भ्रष्ट अधिकारियों को पैसा ना दें। यदि हम अपने भारत में अगर कुछ सरकारी स्कूल हो गई है, तो वहाँ पर हम अच्छी शिक्षा टीचरों के द्वारा दिया जाए, तो वहाँ के बच्चे सही जगह पर अपने भविष्य में पहुँच सकते हैं। तब सही बच्चे आगे जाकर देश के अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे और अपनी सेवाओं को सही जगह पर लगाकर इस भारत को महान बना सकेंगे। और यही बच्चे हैं जो हमारे देश भारत को आगे ले जाने के लिए हमेशा मेहनत करते रहेंगे और तुम्हें हमें चाहिए कि इस भारत में इस बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का व्यवस्था किया जाए। उसके बाद लिखेंगे उपसंहार, तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमें चाहिए कि एकजुट होकर कार्य करें और इस अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाकर जल्दी ही विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करें। और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए फिर से हम अपने इस महान राष्ट्र को नई संस्कृति और नई दिशा और नए विकास के कार्यक्रमों को चलाने में सहायता प्रदान करें। तो ये रहा आपका क्या पूरा हिंदी का पेपर जिसमें मैं पूरा सॉल्व दिया हूँ और वो भी कितने भैया यहाँ पे देखेंगे तो कुल 44 मिनट का वक्त लगा हुआ है। तो 44 मिनट में मैंने इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन दिया और ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी प्रकार से आपका मैं लगातार डेली पेपर लेकर आऊंगा। सारे पेपर को आपको तैयार करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब आपके 14 फरवरी को आने वाले पेपर हैं। तैयार करके घोल कर पी डालिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ये 44 मिनट में आपका मैंने पूरा का पूरा पेपर का सफाया किया है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।